आज हम लोग जल विद्युत संयंत्र के बारे में देखेंगे। जल विद्युत संयंत्र, तो जो जल विद्युत संयंत्र है, इसको इसका एक और नाम है जो सुना हुआ नाम हुआ। एक संयंत्र एक और नाम है जिसको हम लोग अंग्रेजी में हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट कहते हैं। संयंत्र पावर प्लांट को कहते हैं। जो संयंत्र शब्द है, इसको अंग्रेजी में पावर प्लांट कहते हैं। ये शब्द आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। आपके अगल-बगल या अगल-बगल के अड़ोस-पड़ोस के राज्य में बहुत सारे पावर प्लांट होते हैं जो विद्युत विद्युत की आपूर्ति और ज़रूरत अ, विद्युत की आपूर्ति और ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो ये सब पावर प्लांट संयंत्र को कहते हैं। जल विद्युत संयंत्र। अब ये जो पावर प्लांट होता है या ये जो संयंत्र होता है, जल विद्युत संयंत्र, इसमें क्या करते हैं, हम लोग जल की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग इसे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और ये कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं कि जो जल का बहाव है, जो जल का बहाव होगा, वो टरबाइन ब्लेड पे पड़ेगा। अ, और उसको हम लोग किसमें रूपांतरित करते हैं, विद्युत में रूपांतरित करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि अब जल का जो बहाव है, उसका उपयोग करके, उसके गतिज या स्थितिज ऊर्जा को उपयोग करके उसके बहाव को टरबाइन ब्लेड पे गिरता है, जल का बहाव। और जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जल के बहाव के कारण जो टरबाइन घूमता है, वो डायनेमो से कनेक्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। तो ऐसा है कि जो ऐसे जो जल प्रपात है, उसकी संख्या कम है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जल का जो स्तर है, उसे ऊपर ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डैम का निर्माण करना आरंभ किए। तो क्या करते हैं, डैम का निर्माण करने के लिए क्या करते हैं कि जो बहुत सारी नदी है, उसके पानी के बहाव को रोककर हम लोग कृत्रिम झील से एकत्र करके ऊंचे-ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। बांध यानी कि डैम। जो बांध है, इसी को हम लोग डैम कहते हैं, डैम। तो जो नदी का पानी है, उसको एकत्रित करके ऊंचा-ऊंचा बांध बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो जल का जो स्तर है, वो ऊपर हो जाता है। तो ये जो बांध बना रहे हैं, इसमें जल हम लोग संचित करते रहते हैं। अब जब इसमें जल जमा होता जाएगा, तो जो जल का जो सतह है, वो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। जल का सतह ऊपर हो जाएगा। ये जल का तल ऊंचा हो जाता है। अब क्या करेंगे कि बांध का ये इस फिगर से हम लोग इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। इधर कहीं से भी नदी नदी है, नदी का बहुत सारा पानी को एकत्रित करके हम लोग एक डैम बनाए। जो ये जलाशय है, यहाँ पे एक डैम बनाए। अब इसमें एक फाटक होता है। जनरली हम लोग इसे फाटक बोलते हैं या गेट बोलते हैं। तो एक बड़ा सा फाटक होता है, जिसको यहाँ पे हिंदी में हम लोग जल कपाट बोलते हैं। जब जल कपाट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जब ये पानी है, जलाशय का पानी, ये टरबाइन के पानी से बहुत ऊपर हो जाएगा, तो हम इस फाटक को खोल देंगे। अब पानी का जो सतह है, ये बहुत ऊपर है इस टरबाइन के सतह से। यहाँ से पानी आएगा और यहाँ पे पानी की स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन यहाँ पे जब पानी चलना शुरू होगा, तो पानी का जब बहाव होगा, तो ये पानी की गतिज ऊर्जा से टरबाइन है, टरबाइन ब्लेड घूमेगा और इससे क्या होगा, इससे डायनेमो कनेक्ट होगा, जो कि विद्युत धारा उत्पन्न करेगा और ये पावर हाउस में जाएगा। और पावर लाइन से हम लोग के घरों में बिजली मिलेगी। अब यहाँ पे जो है, ये जो पानी है, ये वापस से नदी में चली जाएगी। ये जो पानी आ रही है, वापस से नदी में चली जाएगी। और ये नदी से फिर से पानी हम लोग बांध में भेजेंगे। और बांध का फिर जल का स्तर है, वो ऊपर होगा और फिर से हम लोग इससे विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो चूंकि
और ये जो बारिश चूँकि ये हम लोग बार-बार कर सकते हैं क्योंकि जब भी बारिश होती है तो जलाशय फिर से भर जाता है। इसलिए इसको जल विद्युत ऊर्जा को नवी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसका मतलब ये है, अनवीकरणीय मतलब जिसका उपयोग सिर्फ़ एक बार कर सकते हैं। लेकिन जल ऐसा स्रोत है जिसको हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि इसका उपयोग हम बार-बार कर सकते हैं। यहाँ से जो पानी नदी को गया, नदी से फिर हम लोग पानी जमा करके फिर डैम में भेजेंगे। डैम में जल स्तर ऊपर होगा और फिर से हम इससे विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसका उपयोग हम लोग बार-बार कर सकते हैं। इस इसमें पा अ, इ इ इसका उपयोग हम लोग बार-बार कर सकते हैं। और ये किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलाता है। जैसे कि हम लोग जीवाश्मी ईंधन में देख चुके हैं या जीवाश्मी ईंधन का उपयोग करने वाले पावर प्लांट में देख चुके हैं कि वो बहुत तरह के प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे विद्युत संयंत्र ताप क्योंकि वहाँ पे तापीय विद्युत संयंत्र यानी कि थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि इसमें हम लोग जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग करते हैं। जिसके कारण क्या होगा कोयले और पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं, कोयले और पेट्रोलियम का, तो यहाँ पे प्रदूषण होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जीवाश्मी ईंधन का उपयोग नहीं करते, तो यहाँ पे जो होने वाला प्रदूषण है, वो नहीं के बराबर होगा या नहीं होगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि बड़े-बड़े बाँध बनाने में कुछ समस्याएँ भी हैं। सबसे पहले कि बाँध हर एक क्षेत्र में बनाया नहीं जा सकता है। बाँध कुछ सीमित क्षेत्रों में ही बनाया जा सकता है और बाँध के लिए हमेशा पर्वतीय क्षेत्र अच्छा माना जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में बाँध बनाना अच्छा माना जाता है। अब अगर और बाँध के निर्माण से अगर हम बाँध का निर्माण करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो अगल-बगल, आस-पड़ोस में जो खेती की ज़मीन होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कृषि योग्य भूमि, जो खेती की ज़मीन होगी, जो आस-पास के मानव होंगे, मानव के घर होंगे, वो डूब उन उन वो डूबने के कारण नष्ट हो सकते हैं और जो पेड़-पौधे हैं, वनस्पति है, ये सब जल में डूब जाते हैं। तो अ, जल में डूब जाते हैं, अगर जल में डूब के सड़ने लगते हैं और जिससे क्या होगा, उनके विघटन पे भारी मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न होता है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जो सबसे बड़ी चुनौती है जल विद्युत संयंत्र के लिए बांध ये तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि बांधों का निर्माण। बांधों के निर्माण में बहुत सारा खेती का भूमि, बहुत सारा मानव का विस्थापन हो जाता है, बहुत सारा वनस्पति, बहुत सारा जीव का विस्थापन हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। और बाँध का निर्माण हर एक क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है। बाँध का निर्माण हमेशा पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। तो अभी भी जो दिक्कत है बाँधों के निर्माण में कि जो विस्थापित लोग हैं, जैसे जहाँ पे बाँध बना, तो वहाँ के जो जो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, उसका संतोषजनक पुनर्वास उसको दूसरा जगह देना, उसके रहने के लिए आवास करना और उसका जो क्षतिपूर्ति हुआ, उसके घर, मकान, ज़मीन का जो नुकसान हुआ, उस उसको वापस उसे देना। अभी हाल में गंगा हाल में नहीं, गंगा नदी पे टिहरी बाँध है और नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बाँध के का जब निर्माण हुआ, तो इसी के कारण इन परियोजनाओं का विरोध हुआ क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आस-पड़ोस के लोग होते हैं, उनका विस्थापन होता है, उनका ज़मीन, आवास, अ, जितने भी अचल संपत्ति है वो सब नष्ट हो जाते हैं और उनकी क्षतिपूर्ति उन्हें ठीक से नहीं मिल पाती है।